Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the new topic of chapter number 5. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की आगे की थ्योरी, आगे की जर्नी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले वाले वीडियोस में अगर आप जाके देखेंगे, आपने देखा होगा, तो फिर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर किया, लेकिन वो इंट्रोडक्शन नहीं था। इन डिटेल हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बहुत सी चीज़ों को जाना है। अब हम जो चालू करने वाले हैं अभी, वो है आपका फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब बात करें हम, देयर आर द मैनी सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सिंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन के भी कुछ फीचर्स देखने मिलेंगे और मोनोपोली के भी। तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, मैं आपको बताते रहता हूँ कि ये कहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहला, मैनी सेलर्स मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर। ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो है कॉन्सेप्ट, ये फीचर हमने परफेक्ट कंपटीशन से लिया हुआ है। तो मैनी सेलर्स अगर बात करें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर द मैनी सेलर्स इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। अ सिंगल सेलर इज़ नॉट अ बिग इनफ टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। यहाँ पे कोई सिंगल सेलर होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेलर कोई नहीं है, यहाँ पे है मैनी सेलर्स। ईच वन मे टू द सर्टन एक्सटेंट फॉलोज द इंडिपेंडेंट पॉलिसी इन द प्राइस एंड द आउटपुट मैटर विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर्स। हर एक यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर एक सेलर इंडिपेंडेंटली अपने प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर्स। विदाउट डिस्टर्बिंग, दूसरों को बिना किसी को बताए हुए, दूसरों को बिना डिस्टर्ब किए हुए, या दूसरों के इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दूसरों के प्राइस और स्ट्रैटेजीज को बिना देखे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्राइस, अपने आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसका मतलब एज एन इंडिविजुअल सेलर मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर सकता हूँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सो इंडिपेंडेंटली वी कैन decide the policy related to the price and the output matter without disturbing the others, and there is no apparent interdependence between the seller. Now interdependence यहाँ पे नहीं है, एक सेलर दूसरे सेलर के ऊपर डिपेंड है, ऐसी बात ऐसी नहीं है। देयर इज नो थिंग लाइक दैट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने भी कंपनीज होती हैं, अगर मैं बात करूँ कोलगेट की, पेप्सोडेंट की, पतंजलि की, तो हर एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने आउटपुट और अपने प्राइस को लेके। अगर बात की जाए तो देयर आर द मैनी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चीपर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दे आर प्रोवाइडिंग यू द गुड्स एंड सर्विसेज और द चीपर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ वेरी चीपर प्राइस। बहुत ही सस्ते दाम पे थोड़ी बहुत काम चलाऊ चीज़ें जो है कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको लग्जरियस थिंग प्रोवाइड करती है। दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द लग्जरियस गुड्स, लग्जरियस बिस्किट, और थोड़ा लग्जरियस, और यू कैन से द लग्जरियस चिप्स होते हैं, फिर आपके शैम्पूज होते हैं, लग्जरियस सोप। दे आर नोन एज वॉट एग्जैक्टली, एंड दे आर ऑल्सो चार्जिंग द हायर प्राइसेस। तो आप अगर नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे यूज़ करने वाले कमोडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपका ये है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस आइटम प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा खासा प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं, तो आप दूसरे फर्म में, मतलब दोनों फर्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस नहीं है, किसमें? सेलर्स में। Therefore, it is possible for the individual firm to pursue an independent course of action, and the impact of such action is not seriously felt by the competitor. यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, और ये प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड जो डिसीजन इंडिविजुअल सेलर यहाँ पे लेगा, ये किसी और को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट फीचर इज़ योर क्लोज सब्सटीट्यूट। व्हाट डू मीन बाय द क्लोज सब्सटीट्यूट? क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब होता है यहाँ पे कि सिंस परफेक्ट कंपटीशन में जैसा कंपटीशन था, वैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या है, यहाँ पे कंपटीशन है। और जब बात हम करते हैं कंपटीशन की, तो यहाँ पे होते हैं बहुत सारे सेलर्स, और हर एक सेलर क्या करेगा, हर एक सेलर
अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल करेगा। हर आपको सेलर अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा। तो यहाँ पे अगर बात देखेंगे तो सिंस देयर इज़ अ कंपटीशन और कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो हर एक सेलर का कमोडिटी दूसरे सेलर के लिए क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है तुम्हारा डिफरेंट अल्टरनेटिव गुड्स, अल्टरनेटिव्स इफ इट इज़ अवेलेबल इनटू द मार्केट। दूसरे कोई गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है कि मार्केट में नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ अगेन कोलगेट की बात करूँ, सॉरी देखो मेरे मुंह से भी वही निकल गया। तो टूथपेस्ट, एक्चुअली जब मैं बात करूँ टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट बनाने वाली कितनी कंपनीज है, कोलगेट है, देन पेप्सोडेंट, मिसवाक, बबुल, देन पतंजलि। सो ये सब क्या है, ये सब आपस में दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट। अगर मुझे मार्केट में अगर किराने शॉप पे गया और मुझे टूथपेस्ट परचेज करना है और टूथपेस्ट में मैं कोलगेट लेता हूँ, सपोज कोलगेट मैं यूज़ करता हूँ एज अ टूथपेस्ट, तो कोलगेट अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मैं दूसरे कमोडिटीज़ परचेस कर सकता हूँ, दूसरा टूथपेस्ट परचेस कर सकता हूँ। तो दूसरे टूथपेस्ट क्या हो गए, वो सब्स्टिट्यूट हो गए किसके, कोलगेट के। अगर कोलगेट अवेलेबल नहीं है तो मैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज का भी यूज़ कर सकता हूँ, दूसरे टूथपेस्ट का भी यूज़ सकता हूँ। हो सकता है मैं पतंजलि ले लूँ, हो सकता है मैं मिसवाक ले लूँ, हो सकता है मैं बबुल ले लूँ या पेप्सोडेंट ले लूँ। तो ये सब क्या है, ये सब आपके हो गए सब्स्टिट्यूट हो गए। अगर बात करूँ मैं सोप्स के बारे में भी, तो डेटॉल, लाइबॉय, पतंजलि एंड देयर आर द मेनी मोर अदर, लक्स। सो ये सब क्या है आपस में, दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट। सो अगर कंपटीशन है तो सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि अगर लाइबॉय नहीं मिला तो हम डेटॉल से काम चला लेंगे, लक्स नहीं मिला तो डव से काम चला लेंगे। सो हर एक वेराइटीज़ में क्या होता है, हर एक सिचुएशन में, हर एक वे में, हर एक वेराइटी में आपको सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात जब करें तो प्रोडक्ट में बी सोल्ड बाय द सेलर्स इन द मोनोपोलिस्टिक firms are close substitutes. Like for example, soaps and the garments are the examples where there are the many close substitutes for any given brand of the product. You can take the any example, even the biscuits. हम बिस्किट्स लेने जाएं, अगर पार्ले नहीं है तो हम सनफिस्ट से काम चला लेंगे, ब्रिटानिया है। सो these are what, these are the examples, these are the things which are available for us. पार्ले की गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, पार्ले की बिस्किट्स नहीं है, ब्रिटानिया के बिस्किट्स ले लो, ब्रिटानिया की नहीं है सनफिस्ट की ले लो, सनफिस्ट की नहीं है पतंजलि की ले लो। सो तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। इवन इन द सनफिस्ट एंड द पार्ले ऑल्सो देयर आर द वैरायटी, चॉकलेट फ्लेवर और यू कैन से द अदर डिफरेंट फ्लेवर्स आर ऑल्सो देयर। सो वो सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दे आर नोन एज क्लोज। However, there are the no perfect substitute as in the perfect competition. Perfect competition की जगह जैसे यहाँ पे perfect substitutes तो है नहीं। Bringing the close substitutes, the cross elasticity of demand is high. यहाँ पे if you're going to see cross elasticity of demand क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है। What do you mean by the cross elasticity of demand? Cross elasticity of demand is nothing but the change in the price of commodity X upon percentage change or wait change in the demand of commodity X upon change in the price of commodity Y. Or in short, if I say cross elasticity of demand is a relationship between the change in the commodity X demand by changing the commodity Y prices. दो commodities है, दो substitute है, कोलगेट और पेप्सोडेंट। अगर कोलगेट का मार्केट में प्राइस कम होता है तो पेप्सोडेंट का डिमांड क्या होगा। मान लो कोलगेट का प्राइस क्या होता है, मार्केट में कम हो रहा है, तो पेप्सोडेंट का डिमांड क्या होगा, पेप्सोडेंट का डिमांड भी मार्केट में गिरेगा। क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ देम विल गोइंग टू प्रेफर द कोलगेट। इन द सिमिलर मैनर व्हेन कोलगेट का प्राइस बढ़ेगा तो nobody will going to purchase the Colgate, everybody will going to purchase the Pepsodent। तो Pepsodent का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर एक चेंज होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग कॉस्ट। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था काफ़ी डिटेल में कि एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट का मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से बहुत गहरा संबंध है। सो एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट
these are the advertisement or the selling cost is the most important or it is a powerful weapon for the monopolistic competition. जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा सेल, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा सेल. ये क्या है? ये इनकी स्ट्रैटेजी है किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए. जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा उतना ज़्यादा कस्टमर्स के माइंड में तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम, तुम्हारे कंपनी का नाम होगा. सो वो सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करना है. So selling cost, a firm in the monopolistically competitive market promotes the sales by incurring the selling cost. Selling cost का मतलब है कुछ भी करो, कैसे भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो, हमारा प्रमोशन होना चाहिए. अगर तुम्हें चाहिए तो टीवी पे, सोशल मीडिया पे अपने एडवर्टीजमेंट रन कराओ. अगर तुम्हें चाहिए तो अपने पर्सनली सेल्समैन जो है किसी पर्टिकुलर लोकल मार्केट में जाए और वहाँ पे जाके प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करे, या फिर तुम्हारे जो सेल्स एजेंट है कहीं पहुँचे और कस्टमर्स को गाइड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें. सो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करने के बहुत सारे वेज हैं. आइदर यू कैन यूज़ द एनी मोड ऑफ वेज, मास मीडिया, और यू कैन यूज़ द न्यूज़पेपर, और यू कैन यूज़ द पब्लिसिटी. सो बहुत सारे ऐसे पर्सनल सेलिंग, ये सब एडवर्टीजमेंट के टाइप्स है जो हम कर सकते हैं. तो हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ खर्चे करने पड़ते हैं. दैट इज नथिंग बट योर सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ अ कॉस्ट इनकर्ड टू प्रमोट द सेल्स. प्रमोट सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चे हो जाए, दैट इज नथिंग बट द सेलिंग कॉस्ट, एंड इट इज यूजुअली इनकर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ एडवर्टीजमेंट. नॉर्मली क्या होता है? ये एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में होता है, जैसे टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, होर्डिंग, एग्जीबिशंस, विंडो एडवर्टीजमेंट, गिफ्ट ऑफ सम अदर प्रोडक्ट along with the maintain the product, along with the main product, free samples. These are the certain ways हम जिससे क्या कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. कभी कभी तो एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर करना पड़ता है टू द रिटेलर्स इन अनदर फॉर्म ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट. द एडिशनल डिस्काउंट जो हम लोग रिटेलर्स को देते हैं वो भी एक टाइप का एडवर्टीजमेंट ही होता है. जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रमोशन. जैसे मैंने एक 5 रुपये का स्नैकर्स खाया, मैंने 5 रुपये का एक मंच खाया और 5 रुपये की डेयरी मिल्क खाई. नॉट अ 5 रुपया, 10 रुपीज़. लेट्स से मैं 10 वाली 10 रुपये वाली मैंने क्या लिया? मंच लिए, और 10 रुपये वाली मैंने स्नीकर्स लिए. अब स्नीकर्स मैंने खाया, स्नीकर्स खाने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट था कि इसको स्नीकर्स का जो पैकेट है उसको खाने कंज्यूम करने के बाद जो बचा वो उसका पैकेट है, उसके पैकेट के पीछे क्या होता है? कोड होता है. अगर वो कोड मैं पेटीएम में एंटर करता हूँ तो मुझे वाउचर मिलेगा. अब ये भी क्या हो गया? प्रोडक्ट है स्नीकर्स का, लेकिन प्रमोशन किसका हो रहा है? पेटीएम का. ठीक उसी तरह इफ़ आई एम गोइंग समवेयर इन द मैकडोनल्ड और मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर सर्टन एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट के लिए स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, पेमेंट करने के लिए मुझे वही पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो वो भी क्या हो गया? एक प्रमोशन ही हो गया. फिर अगर मैं सपोज़ आईफोन के साथ में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी, कि अगर जब आईफोन अपने आईफोन्स के साथ आता है, एप्पल कंपनी अपने आईफोन्स के साथ आती है, तो साथ ही साथ या तो जियो या तो एयरटेल या तो वोडाफोन, उनके सिम कार्ड्स के भी प्रमोशन साथ में होते हैं. कि अगर आप आईफोन 14 ले रहे हैं और उसके अंदर आपने वोडाफोन का सिम डाला है तो इट विल गिव यू द 5G स्पीड, और आपने ये लिया है और एयरटेल का सिम है तो आपका बेस्ट चलेगा. तो ये क्या हो? दिस आर नोन एज व्हाट? प्रमोशन. ये सब प्रमोशन एक्टिविटी है जो कहाँ पे होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली इज दैट मार्केट वेयर एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. सच डिस्काउंट्स आर इंसेंटिव्स टू द रिटेलर्स टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट, एंड सेलिंग कॉस्ट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रमोट द सेल्स. कंज्यूमर के डिमांड को इन्फ्लुएंस करना है. जितना ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा कंपनी का सेल्स बढ़ेगा. द मेन मोटो ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट. तो ये एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट. जरा ध्यान देना. द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट योर, ऑलरेडी हमने कवर अप किया होगा परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ पे भी देखो आ गया. दैट इज़ नथिंग बट द फ्री एंट्री एंड एग्जिट. नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक और खासियत है, एक और अच्छी फीचर है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट. अगर आप चाहिए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप फ्रीली एंटर कर सकते हो, फ्रीली एग्जिट कर सकते हो. अगर मुझे भी अपने नूडल्स सेल करने हैं, मुझे भी अपने टूथपेस्ट सेल करने हैं, मुझे अपने बिस्किट्स और एनी आर्टिकल FMCGs आई वांटेड टू सेल इन द मार्केट, आई कैन सेल. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पतंजलि इटसेल्फ. पहले पतंजलि क्या था? पतंजलि नहीं था. पतंजलि रिसेंटली आया हुआ है कुछ सालों में. कुछ सालों के पहले अगर देखोगे तो पतंजलि नाम ही नहीं था. वहीं पे आपका बिस्किट्स में पार्ले, सनफीस्ट, देन ब्रिटानिया, इनके नाम चलते थे. मैगीज़ में भी हर जगह पे कहाँ पर था? अदर कंपनीज़ के नाम थे.
बट सडनली जब पतंजलि ने डिसाइड किया कि मैं भी क्या करूँगा, मार्केट में एंटर करूँगा और अपने गुड्स एंड सर्विसेज क्या करूँगा, सेल करूँगा। सो मार्केट में एंटर हुआ पतंजलि और अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना चालू हो गया। एंड नाउ यू कैन सी अप्रॉक्सीमेटली एक सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसके पास है, पतंजलि के पास है। तो यहाँ पे द थिंग इज यू कैन ऑल्सो एंटर फ्रीली एंड यू कैन एंटर एग्जिट द मार्केट वेर एवर यू वॉन्ट। अ फर्म इज free to enter into the market to produce the product which is usually the close substitute। close substitute मतलब मेरा प्रोडक्ट और तुम्हारा प्रोडक्ट दोनों सेम है। अगर मार्केट में मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला तो कस्टमर्स तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करेगा, और मार्केट में तुम्हारा प्रोडक्ट अगर कस्टमर को नहीं मिला तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट यूज़ करेगा। दैट इज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज और थ्रू द एनी अदर मैथड। यहाँ पे फ्री एंट्री है, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एक कोई और मैथड यूज़ करके मैं सोचूँ नए न्यू कमर को रोक दो, नहीं, इस पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली देर आर द नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द if the firm wants to leave the market for any reason, excess profit by the existing firm will attract the more firms to the market and the loss will compel them to leave the industry। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा। एक्सेस प्रॉफिट क्या करेगा, एग्जिस्टिंग फर्म्स जो एक्सेस प्रॉफिट कर रहे थे, इट विल गोइंग टू अट्रैक्ट द मोर फर्म्स टू द मार्केट। ये हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा हुआ है। एक्सेस प्रॉफिट अगर एग्जिस्टिंग फर्म को होता है तो ये नए न्यू फर्म्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड अगर लॉस होता है तो इट विल कंपेल देम टू लीव द मार्केट और द ग्रुप। अगर लॉस हो रहा है तो ये फोर्स करेगा, इट विल कंपेल द प्रोड्यूसर्स टू सेल टू लीव द मार्केट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट विल इनेबल द फर्म्स रिमेनिंग फर्म्स टू अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन की तरह, परफेक्ट कंपटीशन की तरह लॉन्ग रन में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करना है। ज़रा ध्यान देना, ये सिर्फ फीचर ही नहीं है, हम फीचर्स के साथ साथ बहुत सी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। तो हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया, आपका लॉन्ग रन में क्या होगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे अर्न होगा। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नथिंग बट द नेचर ऑफ अ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व की जब बात करें यहाँ पे तो आपको याद होगा, नाउ डिमांड कर्व की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में आपका डिमांड कर्व क्या था, इट वाज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। मोनोपोली, मोनोपोली के केस में इट वाज perfectly it was relatively inelastic, inelasticity was there, and monopolistic competition के केस में आपका डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एग्री, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। लेकिन जब बात करें इलास्टिसिटी की, ये आपका जब बात करें हम इलास्टिसिटी की, तो ये आपका है रिलेटिवली इनइलास्टिक और ये आपका है इलास्टिक। सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व क्या था, perfectly इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व था परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे आपका है रिलेटिवली इनइलास्टिक, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स व्हाट, रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन है और हमारा गुड्स का जो हमारा कंपनी का जो गुड्स है वो हम मार्केट में अपने प्राइस पे सेल कर रहे हैं, दैट इज़ थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है। और कंपटीशन सेंस बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे डिमांड का इलास्टिक होगा, जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वहाँ पे डिमांड का क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक होगा। जरा बातों को मेरे ध्यान देना, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, जरा बातों को ध्यान देना। जहाँ पे कंपटीशन होगा, क्लास मेक अ नोट ऑफ इट,
जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे डिमांड आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिक। जहाँ पे कंपटीशन वहाँ पे डिमांड इलास्टिक, और जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वहाँ पे डिमांड को क्या होगा, इन इलास्टिक। वहाँ पे डिमांड को क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है कि डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व ओवर हियर, the nature of a demand curve, the demand for the product of each firm is downward sloping and comparatively it is more elastic. An individual firm can sell the more by reducing the prices and the demand for the product sold by the monopolistically competitive firm is elastic. यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है। इलास्टिक कर्व मीन्स व्हाट, जैसा मैंने आपको बताया, ये क्या है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर इलास्टिक डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इलास्टिक है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है आपका क्या, इलास्टिसिटी का मतलब जितना ज़्यादा आप चेंज करेंगे उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा प्राइस चेंज होगा उससे ज़्यादा चेंज होगा आपका डिमांड। तो अगर प्राइस आप थोड़े से कम करते हैं डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इट इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक एज इन द केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्टली इलास्टिक कहाँ पे है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में, वेयर द कमोडिटीज आर द परफेक्ट सब्सटीट्यूट and its elasticity is not very low like a monopoly। very low मतलब inelastic भी नहीं है monopoly जैसा, जहाँ पे प्रोडक्ट के पास क्या हो, close substitute ना हो। ready-made garment, soap, toothpaste can be cited as example where we have the many close substitutes making the market monopolistically competitive। अब यहाँ पे ये सब जो examples देख रहे हो आप, ready-made garment का, soap का, toothpaste का, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस द डिमांड कर्व, जैसा मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे आपका डिमांड कर्व बनेगा, इट विल बी मोर इलास्टिक। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर डिमांड कर्व, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर डिमांड कर्व। स्लाइड चेंज किया हमने, प्राइस को, ज़्यादा चेंज हो गया क्या, डिमांड। इसके बाद जब बात करें हम the next one, the next and the most important part is nothing but your product differentiation, last feature of your monopolistic competition, but very important। last है but क्या है, list नहीं है, last but not least, products in the monopolistic competition are differentiated। now what do you mean by the word differentiated? differentiated word का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। being the close substitute it become essential to have the independent identity of its own and in the products like the pant length, shirt pieces, dress pieces, etc. there are the many varieties and they are the close substitutes and each brand of a product differentiated itself from the each other। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो सेम साइज़ ना हो, सेम कलर ना हो, साइज़ में डिफरेंस, कलर में डिफरेंसेस हो, क्वालिटी में डिफरेंसेस हो, क्वांटिटी में डिफरेंसेस हो, इफ़ सम डिफरेंसेस, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे आप बात एग्जांपल अगर लक्स या डव को लोगे तो लक्स और डव के सोप क्या होते हैं, मोस्टली वाइट होते हैं, और लाइबॉय क्या होता है, रेड होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे एक हाथ में डव रखो, एक हाथ में लाइबॉय, उसके सिर्फ कलर्स को देखो तो देयर कलर डिफरेंसेस हैं। डव आपका वाइट होगा, लाइबॉय आपका रेड होगा। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कौन से फॉर्म में, दोनों का कलर डिफरेंट है, दोनों का कलर डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फिर हो सकता है वेट में हो सकता है वो डिज़ाइन में हो सकता है, उसका शेप अलग हो, किसी का सर्कल होता है, किसी का स्क्वायर होता है, किसी का जो है रेक्टेंगुलर होता है। सो बहुत सारे ऐसे चीज़ें, किसी का ट्रांसपेरेंट होता है, जस्ट लाइक अ पेयर्स का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सो ये क्या है, आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। एंड द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मे बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ, अब आता है मेन पार्ट। हो सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि ब्रांड्स का नाम अलग हो। जैसे एप्पल, सेलफोन की दुनिया की बात करें तो एप्पल, शाओमी, देन योर सैमसंग, देन वन प्लस, नोकिया, these are the certain examples which you can take of a brand name। प्रोडक्ट सबका सेम रहता है,
सबके कमोडिटी सेम हुए, बट अगर जैसे ही वो ब्रांड का टैग लग जाता है वो पर्टिकुलर कमोडिटी पे, इमिडिएटली वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है. So brand name, the products are known by their brand name. Over the years, the certain firms acquires the goodwill in the market. The firm's name itself becomes a brand name. जैसे ही वो कंपनी का नाम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे छपता है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, वो ब्रांड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल द गोदरेज कपबोर्ड, फिलिप्स टीवी आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल. हमें देखना नहीं है वो टीवी कैसी चलती है नहीं चलती है, वो सब हम चेक नहीं करेंगे. जैसे ही हमें पता चला कि फिलिप्स की टीवी है, जैसे हमें पता चला वो गोदरेज का कपबोर्ड है, द मिनट वी जस्ट फाइंड इट आउट कि ये सेलफोन आईफोन है, वैसे हमने क्या किया, उसको परचेज कर लिया. क्यों? क्योंकि ब्रांड ही काफ़ी है. So that kind of a thing is there over here in the brand name. Some products gets established in the market by product name, as it in the case of a Colgate toothpaste, Parker pen, Tata tea. Brand names developed by the brand loyalty. Now if customers believes in your brand, if customers जो है आपके ब्रांड में बिलीव करते हैं, सिर्फ आपका ब्रांड देखा तुरंत ही हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया. क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, कब क्या है, वो सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. पता चला ये टाटा का नमक है, दिस इज़ अ टाटा टी, इमिडिएटली हमने क्या किया, उसको परचेज कर लिया. जस्ट लाइक दैट इफ़ यू वांटेड टू नो अबाउट द सम टेक्नोलॉजीज और यू कैन से कुछ गैजेट्स हैं, कुछ सेलफोन हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवीज़ है, ये सब की दुनिया में भी क्या होते हैं, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के केस में कुछ ब्रांड होते हैं. और वो ब्रांड के गुड्स अगर तुम परचेज करते हो तो देयर इज़ नो नीड टू सी एनी अदर डिफरेंशिएशन और एनी अदर फीचर. सो हो सकता है वो डिफरेंशिएशन साइज़ के हिसाब से हो. द डिफरेंशिएशन माइट बी देयर बिकॉज ऑफ द साइज. प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द डिफरेंट साइजेस. इकोनॉमी, फैमिली, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आर द सम ऑफ द साइजेस इन विच द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल. हो सकता है वो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो साइज़ के हिसाब से हो, फैमिली पैक हो या फिर इंडिविजुअल के लिए हो, या 10 ग्राम्स हो, 20 ग्राम्स हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती है. लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स. तो सर्टन फर्म्स आर स्पेशलाइज इन द पर्टिकुलर साइज लाइक अ फैमिली साइज और द इकोनॉमी साइज, एंड दस अ फर्म विल बी नोन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज. कुछ फर्म होते हैं जो इंडिविजुअल केसेस में इंडिविजुअल गुड्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में पॉपुलर होते हैं. कुछ लोग फैमिली साइज सेल करके क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं. तो साइजेस भी मैटर करते हैं कुछ चीज़ों के. दैट इज अ डिफरेंट केस. देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, योर डिज़ाइन. And when we talk about the design plays a very important role. The best example you can take of refrigerator, cupboard, scooters, motorcycle, car are the some of the product which are considered by the buyers on the basis of its design. उसके डिज़ाइन के ऊपर कस्टमर्स क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन कौन से फॉर्म में हो रहा है, डिज़ाइन के फॉर्म में. एक पर्टिकुलर मोटरसाइकिल का डिज़ाइन अलग है दूसरे मोटरसाइकिल से, एक कार का डिज़ाइन अलग है दूसरे कार से. तो डिज़ाइन विल गोइंग टू डिफर, डिज़ाइन विल गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंसेस अमंग्स द प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. हो सकता है वो कलर पे हो, जैसा आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सोप. अगर किसी भी कमोडिटी के कलर अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे भी हो, उसे भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. जैसे जब बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, द रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, स्पेशली द कार्स आर द प्रिफर्ड बाय द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. और यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ सेम लक्स एंड द लाइबॉय, और यू कैन से द लक्स एंड द लेट्स से डेटॉल. डेटॉल का क्या होता है, थोड़ा सैफरन कलर होता है, बट लक्स का क्या है, लक्स का कलर वाइट होता है. तो इफ़ देर इज़ अ चेंज इन द कलर, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. हो सकता है टेस्ट एंड परफ्यूम क्या हो, उसका स्मेल, परफ्यूम स्मेल इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ फैक्टर जिसके वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. जैसे प्रोडक्ट्स लाइक अ टूथपेस्ट, सोप, कॉस्मेटिक्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ टेस्ट एंड द परफ्यूम्स. उसकी परफ्यूम कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं. ये बेस्ट एग्जांपल है आपका टेस्ट और परफ्यूम के लिए. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द गुड सेल्समैन. वाई द कस्टमर्स विल गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, वाई द कस्टमर इज नॉट परचेजिंग अदर्स प्रोडक्ट. द रीज़न इज़ द सिंपल रीज़न. हो सकता है कि गुड सेल्समैन हो. सेल्समैन मीन्स वॉट, जहाँ से हम गुड्स परचेज कर रहे हो वो बंदा ही अच्छा हो. जो गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके यहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं वो कंपनी का बंदा अच्छा हो, इसके वजह से हम क्या करें, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं. सो द गुड सेल्समैन
if you're going to see, customers may prefer the product of a particular firm against its rival firm simply because of the good salesman positive attitude approaches, cooperation of the salespeople and the good uniform and good manner and so on. Basically there are the few companies, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज पे फोकस नहीं करती हैं क्लास। इसमें एक टर्म मुझे याद आ गया जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, द आफ्टर सेल्स सर्विसेज। हो सकता है कि सेल्समैन के साथ साथ कभी कभी आपके जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज है, इट इज़ ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इफ़ यू आर सेलिंग योर सेल फोन, इफ़ यू आर सेलिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज इन टू द मार्केट, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है ऐसा कि हमने क्या किया, हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करना चालू किया, मार्केट में सेल करते जा रहे गुड, बट हमारा कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। जस्ट लाइक अगर कोई हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया, किसी कंपनी का हम ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, किसी के बड्स यूज़ कर रहे हैं, किसी का सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो कंपनी का हम सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन केस परचेस करने के बाद 2-3 महीने में, आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में अगर वो सेल फ़ोन में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए हमें वो पर्टिकुलर कंपनी के गैलरी में हमें जाना पड़ता है। अगर वो कंपनी का गैलरी ही नहीं है तो वो सिचुएशन में क्या होगा, nobody will going to purchase in future the cell phone of the same company। कोई भी परचेज नहीं करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वो कंपनी का गैलरी ही नहीं है। अगर हमने परचेज़ किया किसी XYZ कंपनी का सेल फ़ोन और लेकिन वो XYZ कंपनी का सेल फ़ोन का गैलरी ही नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज उनका अच्छा नहीं है, तो वो सेल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमको परचेज़ नहीं करेंगे, हम नहीं परचेज़ करेंगे, क्योंकि उस आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी जो हैं आपकी बहुत मैटर करती हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, और यू कैन से द गुड सेल्समैन ओवर हियर। देन आफ्टर, as I have told you, it is already there, so no need of explaining the same। आफ्टर सेल सर्विसेज ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हैव द वारंटी पीरियड ड्यूरिंग विच द फ्री सर्विसेज आर ऑफर्ड। अगर इन केस कोई आपने सेल फ़ोन ले लिया लेकिन सेल फ़ोन ड्यूरिंग द ईयर बिगड़ गया, नहीं चल रहा है, हैंग हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आया है, डिस्प्ले गया है, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, उसका वो पर्टिकुलर सेल फ़ोन को हमको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो जब रिपेयरिंग करने के लिए गैलरी नहीं है तो फिर वहाँ पे रिपेयरिंग हमारा पॉसिबल नहीं है और वो हमारा वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो अगर आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है तो कमोडिटीज़ सेल होना चालू होंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो फर्म के गुड्स ज़्यादा सेल होंगे एज़ कम्पेयर टू दी अदर फर्म्स। And product differentiation through the above methods helps the firms to acquire the certain degree of loyalty to their product from their customers, and the brand of the product loyalty gives a certain degree of a monopoly power to the firm। हमें क्या करना है, हमें ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करनी है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, हमारा ब्रांड दूसरे कंपनीज़ के ब्रांड के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ ब्रांड लॉयल्टी दे आर मेंटेनिंग, कि कुछ भी हो जाए हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के कंजम्पशन के बाद किसी भी कस्टमर्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स। तो एक ट्रस्ट होता है, एक रिलायबिलिटी होती है, दैट इज़ नथिंग बट वॉट, एक लॉयल्टी towards the brand, that is a brand loyalty। So this is the example of what exactly your product differentiation, and it further enables the firms to charge the higher prices through marginally being a competitive firm. A firm, in spite of its captive customers, cannot afford to remain the complacent or become the negligent about those aspects which enables it to acquire the brand loyalty and to maintain the monopoly element। Same thing, same situations are explained over here, and now the different part, if we're going to see, being the competitive market, a firm in spite of its captive customers cannot afford to repair the complacent or the negligent। इसलिए हमें क्या करना है, ब्रांड लॉयल्टी पे काम करना है। To maintain the monopoly element in the monopolistic competition, it is essential to compete with the rivals and retain the monopoly power। मोनोपोली पावर को रिटेन करने के लिए हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स से लड़ना है। क्या पता आज वो कस्टमर्स मेरे पास है, suppose I have a few customers and I am enjoying very happily, I am enjoying it, nothing is there, वो customers मेरे पास है, हर दिन मेरे से goods and services purchase करते हैं, and I am happy, I am making a profit। But suddenly when the competitors will come into the market, then to
आई हैव टू डू समथिंग। अगर मैं कुछ वहाँ पे नहीं किया तो कस्टमर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे दूसरे फर्म्स के साथ, दूसरे सेलर के पास, एंड दे आर गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम द अदर सेलर. This is the exactly the case of over here. Over the customer loyalty cannot be taken for the granted but requires to be cultivated and retained. तुम्हें कस्टमर्स को क्या करना है, रिटेन करके रखना है. कस्टमर्स को रिटेन करने, कस्टमर्स को पकड़ के रखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना है. क्या करना है, एडवर्टीजमेंट. सेम थिंग, बार बार वही चीज़ पे आ रहा हूँ मैं. आज भी भले ही कोलगेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, भले ही कोलगेट और पेप्सीडेंट के प्रोडक्ट सब परचेज करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी है उनका, लेकिन अगर उनके एडवर्टीजमेंट्स आना अगर बंद हो जाए टीवी पे, अगर वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बंद कर दे पूरी तरह से, तो उनके कमोडिटीज़ कोई भी परचेज करेगा नहीं. कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट एंड देयर आर द मेनी अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं. बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं. अगर उनका एडवर्टीजमेंट अगर टीवी पे ना आए ना, तो कोई वो पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज नहीं करेगा. तो क्यों कमोडिटीज़ परचेज कर रहे हैं, क्योंकि टीवी पे आ रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, सब देख रहे हैं, उसके लिए हम लोग परचेज कर रहे हैं. अगर उसका टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं आया तो गारंटी देता हूँ मैं, नोबडी विल गोइंग टू परचेज इट, और वेरी फ्यू कस्टमर्स विल गोइंग टू परचेज. बिकॉज अगर तुमको मार्केट में रहना है, कस्टमर्स को पकड़ के रखना है, रिटेन करना है, तो तुम्हें एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. And that is the importance of a monopolistic competition, and this particular feature makes a monopolistic competition as a separate person or the separate identity of a monopolistic competition in the market. इसलिए monopolistic competition बहुत ज़्यादा famous है. So this is how we completed what the features you can say of a monopolistic firm, and in the next lecture we're going to continue with the very important part, that is your equilibrium of a मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो अब तक क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियोस रिवाइज करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, दैट इज़ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर्म इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. थैंक यू.